Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो हम करते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी. तो इसमें कुछ आपके थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है. तो हम आज वो करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी इज फॉलो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको पढ़ाए थे. तो आपको पता होगा हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीनों सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा है. तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े हुए हैं. तो जो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है. ठीक है. और अगर हम रिवीजन करें तो कॉन्टिन्यूस का आपका क्या फंक्शन होता है, इसकी अगर प्रॉपर्टी, इसका एफ होता है हमारा 1 अपॉन में बी माइनस ए फॉर एक्स की वैल्यू जहाँ की ए और बी के बीच में लाई करेगी, अगर जीरो अगर कोई और फंक्शन होगा तो. ठीक है, आपको पता होगा ये चीज. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में 2 पाई. ठीक है. और मल्टीप्लाई में हम इसके साथ करते हैं हमारा ई की पावर 1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. गामा डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बताया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट चलते हैं. एक मिनट, आई हैव टू चेक समथिंग. या ओके फाइन. तो हमारा एक्सिस किटोसिस, आपको किटोसिस पता था. किटोसिस क्या बताता है, हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी पीकनेस है उसके बारे में किटोसिस बताता है कि वो कैसा है, प्लूटोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या मीसोकर्टिक है. ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा किटोसिस बताता है. तो कब हम बोलते हैं कि हमारा एक्सिस किटोसिस है ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी. तो उसके लिए आपका क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है आपका ई प्लस में पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में पी. तो किटोसिस का मतलब, एक्सिस किटोसिस का मतलब क्या होता है, एक्सिस किटोसिस का मतलब है आपका किटोसिस -3. आपको पता है ना उसकी वैल्यू, हम 3 मान के चलते हैं कि किटोसिस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 3. कि जो किटोसिस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है. तो अगर एक्सिस बोल रहे हैं तो किटोसिस -3 ये होता है एक्सिस किटोसिस. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा क्या होता है, पी मल्टीप्लाई में 1 माइनस पी की पावर एन, ये फंक्शन होता है उसका. ठीक है. तो इसी की वजह से इसका फॉर्मूला होता है 6 प्लस में पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में पी. ये चीज आपको लर्न करनी है कि एक्सिस किटोसिस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, क्या उसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा. नेक्स्ट है आपका कि लेट एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बी ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल distribution, random variable with p xi equals to 1 equals to p equals to 1 minus p xi equals to 0 कॉमा Sn, उसका आपका वो समीशन xi गिवन है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Sn इज, अब आपको ना ये चीज देखो ऐसे देखने में बड़ी अलग सी लगती है मगर ये कुछ और नहीं है, क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशंस लिखे हुए हैं कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आपको पता होना चाहिए कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं. बायनॉमियल पढ़ा है, ठीक है, बर्नौली पढ़ा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है. तो पहले तो सबसे पहले आपका क्या होता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक एन होता है और एक आपका पैरामीटर पी होता है. ठीक है. तो जो ये आपको गिवन है दैट इज पी एक्स आई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये पी के इक्वल है. और ये इक्वल किसके है, 1 माइनस पी. 1 माइनस पी का मतलब आपका क्या होता है, क्यू होता है. ठीक है. 1 माइनस पी आपका क्यू है जिसमें आपका एक्स आई किसके इक्वल है, 0 के. ये आपको गिवन है. और आपको आपका एस एन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, समीशन जब हमारी एन तक वैल्यू होती है समीशन एक्स आई. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस एन इज डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है विद पैरामीटर एन एन पी. ठीक है. तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप. और ये क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन. तो आपको पता है पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या है. देखो ये है आपका मीन.
ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल सकते हो आप इसको, या फिर इसको प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोपोर्शनेट के लिए भी हम पी लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, ये क्या है, वन ऑफ द पैरामीटर है किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है। आपने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है, पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन होता है, और जो एस है वो क्या होता है, सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फॉर विच, फॉर द गिवन फिगर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर फैक्ट्री, आपको एस्टिमेट करना है। देखो ये है बेसिकली आपका किसका, टाइम सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। अब टाइम सीरीज में ना मेरा न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है, कि जो हमें न्यूमेरिकल, हमें जब ट्रेंड लाइन से न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है, तो ये उसका है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूं, फिर कल मॉर्निंग में आपको टाइम सीरीज का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, ये जो सारे क्वेश्चन है वो उसमें कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको उसको टॉपिक के साथ, जितने भी मैथड है उनके साथ बताऊंगी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेकेंड एंड द फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ऑफ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब देखो ये आपका स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस निकालना सिखाया था, तो उनमें से एक हमने कार्ल पियर्सन का भी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज आपकी मोमेंट 4 डिवाइडेड बाय मोमेंट 2 का स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर। आपको सेकेंड मोमेंट भी गिवन है, फोर्थ मोमेंट भी गिवन है, तो आपके पास सेकेंड मोमेंट कितना है, 18, नहीं आपका सेकेंड मोमेंट है आपका 4, और आपका फोर्थ मोमेंट है 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका आ जाएगा 1.125, ठीक है। तो फॉर्मूले याद कर लेना, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछे थे कैसे आते हैं, तो ऐसे ऐसे एक एक फॉर्मूले बेस्ड आपको एक डेटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे स्क्यूनेस का आपसे पियर्सन का पूछा है, किसी और का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुटोसिस भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फॉर द स्टडी पर्पस द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 148 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 17.4 ग्राम, ठीक है। जिसको ये विजिबल नहीं होगा तो मैं रीड कर देती हूँ कि फॉर द स्टडी पर्पस द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 148 ग्राम, तो मतलब आपको मीन गिवन है 148 ग्राम, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 17.4 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.4 डिवाइडेड बाय 148, तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड दैट इज 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका पहले आएगा 0.12, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले, ये देखो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मुलेज भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेरिएंस ऑफ द डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज, हमने आपको पता होगा मैट्रिक्स वो पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन का था आपका असाइनमेंट पढ़ा था, जिसमें आपने डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें हम डीजेनरेट करते हैं, तो उसमें आपका वेरिएंस क्या होता है, आपका वेरिएंस होता है इक्वल्स टू 0, तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो द वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। तो वेरिएंस का मतलब क्या है कि कितना एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, तो हम एक्स में से मीन माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं इस समीशन का, तो यही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है, कि कितना डेटा रैंडम मीन से अलग है, कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएबिलिटी आती है। अब स्टैटिस्टिक इज नॉट एप्लीकेबल टू डैश ऑब्जर्वेशन, क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑब्जर्वेशन, मोनोटोनिक या इंडिविजुअल। तो स्टैटिस्टिक क्या नहीं है एप्लीकेबल, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए हमारा ये नहीं होता है। स्टैटिस्टिक क्या है, इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, पता है ये क्या है, ये असल में आपकी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक की, उसमें से ही आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक क्या है, कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है,
एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और क्या है? एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा को जो हम ऑर्गेनाइज, कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रिटेट, प्रेजेंट करते हैं, वो स्टैटिस्टिक है। तो इन स्टैटिस्टिक वी रीड many topics like central tendency, index number, time series, standard deviation, variance। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि ग्रुप किसी को क्लासिफाई कर रहे हैं कि नहीं, दो या दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल किसी को स्टैटिस्टिक नहीं बोल सकते। स्टैटिस्टिक के लिए क्या चाहिए? आपको पूरा प्रॉपर डेटा चाहिए, जिससे आप कोई कलेक्शन करें, ऑर्गेनाइज करें, उसको एनालाइज करें, तब चीज बने, तो उसको स्टैट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ सैम्पलिंग। तो देखो, आपने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा था, सैम्पलिंग मेथड पढ़े थे, तो उसमें पर्पसिव सैम्पलिंग भी था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी था, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी था, मगर अनसिस्टमैटिक सैम्पलिंग इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ऑड इवन आउट कि आप बताओ इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। ये है आपका पॉइजन का। 5 persons A, B, C, D, E occupy seats in a row at a, नहीं ये उसका नहीं है, ये आपका पॉइजन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी का है कि 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, ऑक्यूपाई अ सीट इन अ रेंडम, इन अ रो एट अ रेंडम। उन लोगों ने सीट घेर ली, मान लो किसी मूवी थिएटर की बात हो रही है, ये 5 जने हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि ए बी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ए बी है, ये मान लो ये हस्बैंड वाइफ है, ये एक दूसरे के साइड में बैठे हुए हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जने हैं ये 5, तो ये होना है कि ये दो पक्का जरूर से एक साथ बैठे हो, तो हमें इस चीज की इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे साथ बैठने के, टोटल वेज की टोटल नंबर ऑफ वेज और ए बी सी डी ई सिट टुगेदर, कैन सिट टुगेदर, कि ये पांचों एक साथ बैठे हुए हैं। इसके क्या होंगे? पांचों हैं, जब हमें ऐसे पूछते तो वो हो जाता है हमारा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है सारे वेज, नंबर ऑफ वेज। अब 5 फैक्टोरियल का आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू में 4, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 1, तो ये आपका आ जाएगा 120। तो ये तो हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको बताना है कि ए एंड बी एक साथ बैठे हो, तो हम ए एंड बी को एक साथ बैठने को मान लेते हैं, इसको बोल लो आप यू। तो अब आपको किसके वेज निकालने हैं? अब नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे साथ सबके बैठने के? नंबर ऑफ वेज अब हो जाएंगे यू सी डी ई, तो कितने हो गए आपके? 4। तो ये आ गया नंबर ऑफ वेज आपके आ गए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ गए, मगर हमें किस वे में अरेंज करना है कि यू एक साथ बैठे, तो उनका कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये दोनों एक साथ बैठे हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल आएंगे अब इससे कि 4 बार 4 जने बैठे हों ऐसे, और दो ये एक साथ हों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये तो हमारे क्या आ गए? फेवरेबल आउटकम आ गए। ये आपके फेवरेबल आउटकम आ गए कि 48 वेज हैं जिनमें ए एंड बी साथ में बैठे हो और ये चारों एक साथ बैठे हो। तो 48 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे? 5 फैक्टोरियल के 120। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। मैं आपको दोबारा क्लियर करा देती हूँ एक बार, मे बी आपको चीज आई नहीं हो। सॉरी, ये थोड़ा हमारा शिफ्ट हो गया नीचे। वेट अ मिनट। देखो, हम थे यहाँ पर हमारा ये, लेट मी चेक, हमारी स्क्रीन पे सही जा रहा है या ऑल ओके। देखो, हम दोबारा से आपको एक चीज दोबारा बताते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, मैं लिखूंगी कम, मतलब अभी ये मैंने ये लिखा हुआ था ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं आपको डायरेक्ट कैसे आपको पेपर में करना है, मतलब इतना नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट चीजें लिखनी होंगी आपको। अभी तो ये प्रैक्टिस करा रही थी इसलिए मुझे बताना हुआ।
देखिएगा, देखो, सब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये मान लो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात कर रहे हैं कि 5 जने हैं, पांचों एक साथ बैठे होंगे, तो वो वेज हो जाते हैं 5 फैक्टोरियल, तो वो 120 हो गए। अब हमें बताना है कि ए बी एक साथ बैठे हो, तो हमने ए बी को एक साथ बैठने के लिए यू ले लिया, बाकी बाकी बचे हुए सी डी ई एक साथ, तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये कितने वेज हो गए, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, और दूसरी तो चारों की एक साथ बैठने की, प्लस ये दोनों एक साथ बैठे हों तो उसकी क्या हो जाएगी, उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे हमारे फेवरेबल आउटकम, दैट इज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा 48। कैसे आया 48, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये 48 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम आपकी 48 आ गए और टोटल आउटकम आपके 120 थे, तो आपका 2/5 आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आप लोगों की चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये था एक मैथमेटिक पार्ट प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका पॉइजन का। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, हैज डबल मोड एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो बोला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मोड दो आया है, दो बार मोड आया है, होता है ना, आपने डिस्ट्रीब्यूशन करे थे जिसमें आपके दो मोड निकल आते हैं, ऐसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे दोनों का सेम मोड आया था, मतलब ये दो मोड बने थे, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू 1 की फ्रीक्वेंसी आपकी पी एक्स इक्वल्स टू 2 के इक्वल थी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम पीएक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, क्या था हमारा, लैम्डा एक्स इनटू में ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ये है ना। तो पहले एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, तो लैम्डा की पावर 1, तो वो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, अब हम 2 रख देंगे एक्स की जगह, एक्स की पावर 2, तो लैम्डा की पावर 2 मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखो इक्वल्स टू में ये दोनों लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से इस लैम्डा को नीचे ले आओ, 2 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाओ, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू में 1 मतलब 2 ही हो गया, इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, तो यहां तक आपकी लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई है, यहां तक आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पर ड्यू टू स्क्रीन छोटी है इसलिए मुझे ये रब करके आगे बताना होगा, तो अब हमें ये याद रखना है कि हमारा लैम्डा 2 आ गया है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम निकालते हैं, हमारा फॉर्मूले में पूछा क्या है हम लोगों से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 और फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 फॉर दीज टू वैल्यूज, हम इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हमने, हमारे पास लैम्डा आ गया, तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला वही रहेगा, लैम्डा की पावर 2, सॉरी लैम्डा की पावर x मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो जो हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, अब हमारे पास लैम्डा है 2, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया आपका 2 e की पावर माइनस 2। ऐसे ही अब हम p इक्वल्स टू, p में x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 लैम्डा की पावर x है, मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस लैम्डा, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू में 1, तो मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 ई की पावर -2, यही आ गया। अब हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब कि x1 की प्रोबेबिलिटी प्लस x2 की प्रोबेबिलिटी, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या आया था हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई में माइनस ई की पावर -2 प्लस में 2 ई की पावर -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ई की पावर -2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको बेसिकली क्या गिवन था कि x1 और x2 दोनों का मोड क्या है, डबल मोड है, मतलब कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो हम इस फॉर्मूले को, लैम्डा वाला फॉर्मूला, एक बार 1 रख के एक बार 2 रख के इक्वल रख देंगे, तो वहां से हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद जब 2 आ गया, फिर अब हम इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पहले 1 रख के, अब हमारे पास लैम्डा आ गया है, तो हमारे पास ये अब सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही 2 में रख देंगे और दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, तो ये दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम।
देखो ये आपका है इंडेक्स नंबर का, यही हमने फॉर्मुलेज हैं जो नहीं करे थे, जो हमें करने हैं। तो मैं आपको ये कराऊंगी तभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो कि बहुत सारे इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नंबर तो आई गेस मैंने आपको करा दिया था, मगर हमने मार्शल इंडेक्स, एजवर्थ इंडेक्स नहीं किया था, हमने फिशर किया, लास्ट पे किया, पार्शे किया। ठीक है, तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर इंडेक्स टेस्ट हैं जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो इसमें क्या था कि जो मार्शल एज वर्थ है डज नॉट सेटिस्फाई बोथ फैक्टोरियल रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बताया था ना, फिशर एक आइडियल टेस्ट है क्योंकि वो सारे इंडेक्स नंबर है क्योंकि वो सारे टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जो फैक्टोरियल रिवर्सिबल टेस्ट है कि अगर आप रिवर्स भी कर देते हैं तो तब भी आपका आंसर सही आएगा, मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं। सर्कुलर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी भी है। तो कल की क्लास में मैं आपको आज भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के कल मैं आपको पहले टाइम सीरीज के जो मेथड्स रह गए थे वो कराऊंगी, और अब प्लस इंडेक्स नंबर की जो ये मैं थ्योरी बता रही हूँ ये हमें करनी है। ठीक है, थोड़ी ब्रीफ में करेंगे कि कौन कौन से और इंडेक्स नंबर है और उनकी क्या क्या, मतलब वो टेस्ट क्या क्या चीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है द कर्व ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स whose x coordinate are the upper limits of class interval and y coordinate are the corresponding cumulative frequency is called, ये हमारा होता है ओजाइव। ठीक है, इसके अंदर मतलब है कि ओजाइव में एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है, अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल, और वाई पे क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है यहाँ आपके एक्स पे क्या लेते हैं, इस पे तो आपकी क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेते थे, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ना, आपका ओजाइव किस पे बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पे बनता है। तो इससे जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनता है उसको हम ओजाइव बोलते हैं। हिस्टोग्राम का मतलब क्या है, मैं आपको सारी बता देती हूँ। और जैव आगे ऐसे हिस्टोग्राम की भी डेफिनेशन आ सकती है और आपको डिफाइन करना होगा कि क्या है वो, हिस्टोग्राम है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है या फिर पाई कर्व है। तो जो हिस्टोग्राम होता है इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट इन अ हिस्टोग्राम, ईच बार ग्रुप्स नंबर इनटू रेंजेस। तो मतलब हिस्टोग्राम का मतलब क्या है कि आपका डेटा बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के साथ, वो आपका हिस्टोग्राम होता है। फ्रीक्वेंसी आपका पाई कर्व क्या होता है, ये क्या है, पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन अ सर्कुलर ग्राफ। पाई ग्राफ कर्व आपका क्या होता है, डेटा को एक सर्कुलर वे में, आपको पता नहीं, यहाँ से हम बता देते हैं कि इतना परसेंट वो है, कोई करेक्टरिस्टिक, ये 10% है, 15% है, तो वो होता है पाई चार्ट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, इज अ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू आपका हिस्टोग्राम। ये आ भी सकता है कि पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके आइडेंटिकल होता है, तो वो हिस्टोग्राम के आइडेंटिकल होता है, विच यूज टू कंपेयर सेट ऑफ डेटा और टू डिस्प्ले अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट यूजेस अ लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट दी क्वांटिटेटिव डेटा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, फिर वो उन बार्स के ऊपर ऐसे से लाइन बना देते हैं, लाइन ग्राफ की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसको हम चेक करते हैं, क्या है कि इसमें मैं आपको रीड कर देती हूँ। दैट 60% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर कॉलेज ग्रेजुएट। तो 60% हम मान लेते हैं, हम ग्रेजुएट को बोल रहे हैं, ए लिया है, तो जो कॉलेज ग्रेजुएट है वो 60% है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.60। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है ऑफ दीज 10% आर इन सेल्स। तो मतलब इनमें से ये जो 60% है इनमें से 10% सेल्स में है, तो हम बी ले लेंगे सेल्स के लिए। ठीक है, और हमें क्या कंडीशन गिवन है कि ये ग्रेजुएट है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना, मैंने बताया था ना, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या चीज पहले से मान के चल रहे हैं, क्या हो चुका है कि वो ग्रेजुएट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 10% गिवन है, तो 0.10। अब आपको बोला हुआ है कि ऑफ दीज हु डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज 80% आर इन सेल्स। तो मतलब कि जो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हुए, मतलब ग्रेजुएट वालों की प्रोबेबिलिटी है 60, नहीं ग्रेजुएट हुए हैं तो हमें पता है ना, हम उस पर डैश लगा देते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 माइनस 0.60, तो वो हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है कि वो लोग सेल्स में है और वो लोग क्या है, ग्रेजुएट नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.80 गिवन है। आपको बताना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड एट अ रेंडम इज इन अ सेल्स। तो हमें बताना है जो सेलेक्ट किया गया है वो सेल्स पे है। मैंने आपको बताया था बी को हमने क्या लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि वो एम्प्लॉय सेल्स का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी आपका,
आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो देखो, पहली कंडीशन कि वो ग्रेजुएट है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कि वो सेल्स में है, इससे तो ये चीज निकलेगी, प्लस कि वो क्या है, अनग्रेजुएट है, मल्टीप्लाई में वो क्या है, सेल्स में है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी अनग्रेजुएट वालों की, पी ए विद रिस्पेक्ट टू ए डैश, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.60, मल्टीप्लाई में कि वो ग्रेजुएट भी है एंड सेल्स में भी है 0.10, प्लस में कि वो अनग्रेजुएट है 0.40, मल्टीप्लाई में वो सेल्स में है, मल्टीप्लाई में 0.80। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.38। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये आपको चीज मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो आपका अगर आंसर 0 और 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेथड जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है आपका मल्टीपल कोरिलेशन का। हमने कोरिलेशन करी है मगर हमने मल्टीपल के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तो ये मल्टीपल कोरिलेशन कैसे निकलते हैं, तो जनरल फॉर्मूला जो है मल्टीपल कोरिलेशन का वो हमारा होता है R1 कंबाइंड। जब हम निकाल रहे हैं कोरिलेशन, जब हम मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला है हमारा R12, द रिग्रेशन ऑफ 1 2, कोरिलेशन ऑफ 1 2 का स्क्वायर, प्लस में 1 3 का स्क्वायर, माइनस में 2R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको R12 गिवन है, R13 गिवन है, R23 गिवन है। ठीक है, आपको बताना है क्या है, देन द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। R1.23 होल स्क्वायर, फिर R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू में पुट कर दो बस, और नॉर्मली आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या गिवन है, R12 आपको गिवन है 0.80, तो 0.80 का स्क्वायर, प्लस में 13 आपको गिवन है माइनस का 0.40 इसका स्क्वायर, -2 R1 हमारा 0.8 मल्टीप्लाई में R13 -4.0, 23 हमारा -0.56 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर, दैट इज माइनस करना है आपको माइनस का 0.56 का स्क्वायर। बेसिकली आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वैल्यूज लिख लें और खुद से वैल्यू डालना, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फॉर्मूला यही है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट्स करनी है। तो आप देख रहे हो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो सिंपल आपको डेटा दे दिया जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला लिख देती हूँ और इस क्वेश्चन को आप अब सॉल्व करके देखना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास फॉर्मूला नहीं था, आई गेस कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा अगर सॉल्व। इसका स्क्वायर R12 का स्क्वायर, प्लस में R13 का स्क्वायर, माइनस में 2R12 मल्टीप्लाई में R13 मल्टीप्लाई में R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही है, आपका मल्टीपल कोरिलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपके क्या है, इफ द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3 इज 0, देन मतलब कि आपका बताया हुआ है कि आपके जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है x1 का, x2 का, x3 का, वो सब 0 है। देन हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी। अब आपको पता है फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट। तो पहली प्रॉपर्टी आप ये लिख लो कि ये कैसा कोफिशिएंट है, नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू कहाँ पे लाइक रेंज करती है, 0 एंड 1 के बीच में। इट कैन नॉट एज्यूम अ माइनस वैल्यू, इसकी माइनस वैल्यू नहीं हो सकती है। तो क्या वैल्यूज हमारी हो सकती हैं कि हमारा आर अगर 1 2 3 क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, आपको यही गिवन है ना कि इनका मल्टीपल कोरिलेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देन हमारा R12 भी 0 के इक्वल होगा एंड R13 भी 0 के इक्वल होगा।
इसी वजह से क्या होगा, आप अगर R1.23 और R1.32 दोनों की वैल्यू क्या आएगी, आपकी सेम आएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी इसके हिसाब से आपका R12 जीरो के इक्वल होगा, R13 भी जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो ऐसे नहीं होगा, दोनों ही चीजें क्या होंगी, जीरो के इक्वल होंगी। बेसिकली ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ही है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो हम जो जो टॉपिक नया आया है वो सारा हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्या है आपका, द नल हाइपोथेसिस इन अनोवा वन वे क्लासिफिकेशन, द स्टडी ऑफ वेरिएंस ड्यू टू के डिफरेंट सोर्सेज इज। तो क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपको के वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस U1 U2 मतलब म्यू, मीन ऑफ वन, मीन ऑफ टू, मीन ऑफ थ्री, ये कहाँ तक चल रहा है, के वैल्यू तक आपको जो म्यू आ रहा है। ठीक है, तो H1 क्या हो जाएगा, दैट मीन्स आर नॉट इक्वल। आपको नल हाइपोथेसिस गिवन है कि सारे मीन्स क्या है, जितने भी मीन्स हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपैरिजन ग्रुप्स, के क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपैरिजन ग्रुप्स। तो हम ये मान के चल रहे हैं इन सारे ग्रुप्स का क्या है, मीन क्या है, सेम आया हुआ है। तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट क्या होगा, मीन्स आर नॉट इक्वल। तो इस बार आपसे नल हाइपोथेसिस पूछा है तो इसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, आपसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी पूछ सकते हैं कि क्या होगा। तो द नल हाइपोथेसिस इन अनोवा इज ऑलवेज दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स। तो नल हाइपोथेसिस अनोवा में क्या होता है कि मीन्स में जितना भी मीन है, मीन वैल्यू जितनी भी है सब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की वो क्या है, सेम है। वो हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होता है। द रिसर्च और द रिलेटिव अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ऑलवेज दैट द मीन्स आर नॉट इक्वल। और ऑल्टरनेट हमेशा क्या होता है कि मीन्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट अगेन आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्म मतलब लिमिट्स पूछी है। अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी लिमिट 0 to 1 लाई करती है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको हम कल जरूर करेंगे, कल हम इसको इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। अगेन अब ये आपका आ गया है, ये रहा। इसमें हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला लगाना है। दैट इज हमारा, आपको पता है ना, एनसी मतलब एनसीआर लगाना है, खाली एनसीआर। आपको ये फैक्टोरियल निकालने होंगे सॉल्व करके। आपके पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट इन वन हैंड एट द गेम ऑफ द ब्रिज इज। तो आपको 9 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब कार्ड्स की भी बात करें तो मैंने आपको ये फॉर्मूले शायद आपको कराए हैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से होता है। इसको हम करते हैं अभी हाईलाइट। इसको मुझे आपको ये चीजें बतानी है, इसके फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर असाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच फॉर असाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो पर्सनल अप्रोच क्या है, इज नॉट अ अप्रोच फॉर असाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। पर्सनल अप्रोच नहीं होता है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच होता है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द काउंट ऑफ इंडिविजुअल काइंड ऑफ outcome and divided the total number of outcome for all the kinds of outcome. For a ratio 1:1, the total outcome and the relative frequency of head is 1/2। और तो इसमें तो हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी हम यूज करते हैं। जो अप्रोच हम यूज नहीं करते हैं, क्लासिकल अप्रोच भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बस हम कौन सा अप्रोच यूज नहीं करते हैं, पर्सनल अप्रोच नहीं है आपका, स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच भी है, क्लासिकल अप्रोच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन प्रोबेबिलिटी का है। तो मैंने आपको बताया था ना, आपके पार्ट्स में पेपर होता है, स्टैट्स का भी 5 पार्ट्स में आएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो एक पार्ट आएगा जिसमें सारे प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब उसके साथ 2-3 ग्रुप्स और भी होंगे, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी के भी आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी मान लो उसमें मैट्रिक्स के भी हो गए। ठीक है, तो एक 20 नंबर में आपके 4 टॉपिक्स को वो कवर कर देते हैं, अगर 5-5 उन्होंने क्वेश्चंस दिए एक टॉपिक में से।
जरूरी नहीं है कि 5 ही दें, कम भी दे सकते हैं, किसी और में से ज्यादा भी दे सकते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या बोला है, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exotic events associated with a random experiment. If probability of B आपको given है 3/2 of probability of A and probability of C given है आपको 1/2 probability of B, then probability of PA आपको निकालना है। तो आपको पता है क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आपको पता है, आपको गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मान लो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को पी ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा 3/2 पी, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है प्रोबेबिलिटी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो हमारा है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकल के आई है 3/2 पी, तो ये हो जाएगा 3/4 पी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, सब एक ही वेरिएबल में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने पी लेट कर लिया प्लस पीबी की प्रोबेबिलिटी हमारी 3p डिवाइडेड बाई 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 p इक्वल्स टू 1। तो अब से सॉल्व करेंगे तो आपकी p की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और वो p आपका क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, वही आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 4/13, दैट इज 4/13 ऑप्शन नंबर थर्ड। बेसिकली हमने क्या किया है कि ये तीन क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोटिक इवेंट्स है, तो मतलब कि इन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि एक सैंपल स्पेस बना रहे हैं। एक्सोटिक इवेंट्स का मतलब है कि पूरी सैंपल स्पेस का ये पार्ट बन गए हैं, ठीक है। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सब की एडिशन 1 के इक्वल होगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 3/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है 1/2 ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को पी ले लिया, आप पी की जगह एक्स भी ले सकते हैं। फिर इसकी जगह हमने पी वैल्यू डाल दिया, सी में हमने बी की वैल्यू डाल दी है पी वाली, और तीनों में हमारे सेम वेरिएबल हो गए दैट इज पी। हमें बेसिकली क्या करना था, हमें ए की वेरिएबल में बनाना था ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। और आपकी पी की वैल्यू आ गई, आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही पूछा था। अगर आपसे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछते तो 3/2 मल्टीप्लाई में 4/13 करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते, ऐसी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्ज पे प्राइस इंडेक्स ऑफ अ कमोडिटी इज 208 एंड द पार्शियल प्राइस इंडेक्स इज 52, द वैल्यू ऑफ फिशर इंडेक्स। तो आपको फिशर इंडेक्स तो पता होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में अगर आप लार्ज पे का प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में पार्शियल का इंडेक्स कर दें तो आपका फिशर इंडेक्स आ जाएगा। तो अंडर रूट में 208 मल्टीप्लाई में 52, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 104, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट अब देखना आप, आपका क्या है, फॉर द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 0.2 एंड द वेरिएंस इज 16, द अर्थमेटिक मीन। तो आपको सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। आपको वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर, सॉरी रूट, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, मीन निकालना है, मीन को इधर ले जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.2 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 20, ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही इजी है, इसके आपने अभी देखा होगा 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपके, दोनों किस पे थे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। एक बार मीन निकलवाया था, इसमें मीन निकाला, एक बार हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, तो उसमें उस टाइम पे आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका अनोवा का क्वेश्चन। देखो मैंने आपको अनोवा में ये टेबल कराई थी, अगर आप जाकर क्लासेस देखेंगे तो हमने अनोवा में ये टेबल बनाई है, जिसमें हमने ये एसएस निकाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है, एमएसएस निकाला है। तो आपको ऐसे ये पूरी टेबल दी होगी, आपको कुछ आइटम्स इसमें नहीं गिवन है, जैसे कि हमें
वेराइटी ऑफ बी नहीं गिवन है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर नहीं गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें और क्या निकालना है, हमें ये एफ वैल्यू निकालनी है, एफ रेशियो निकालना है। तो ये कुछ चीजें जो हमें मिसिंग है, जो इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही ईजी है, जिन लोगों ने क्लासेस देखी है वो अपनी कॉपी में सॉल्व करें। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपका एस एस ए, ये आपका एस एस ए है, ये वाला, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम ए, एस एस बी हो जाएगा आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम बी, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, एस एस ई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और ये आपका एस एस टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये आपका मीन वैल्यू है इन स्क्वायर्स का, सम ऑफ स्क्वायर्स की मीन वैल्यू निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो आपका एस एस बी तो बहुत इजी निकल जाएगा, आपको टोटल 640 पता है, माइनस कर दो बाकी जो आपको ऊपर वैल्यूज गिवन है 280, माइनस में प्लस में 20, मतलब ये दोनों कंबाइन में ब्रैकेट खुल जाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 340। तो आपको ये पता चल गया 340 आ गया आपका, एस एस बी निकल आया। अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी आपको टोटल पता है 11, तो 11 में से 3 माइनस 2 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, तो आपकी ये भी निकल आई 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको निकालना है आपका एम एस आर, मीन सम ऑफ स्क्वायर रेशियो ऑफ रोज, एम एस आर, वो आपका कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है एस एस बी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आपका एस एस बी कितना आया, अभी अभी हमने निकाला है 340, आपकी ये वाली वैल्यू भी मिसिंग है, ठीक है। 340 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये हमने निकाल लिया, निकालना हमें यही है मगर इसके लिए हमें ये भी चाहिए होगा। अब हमें एरर रेसिडुअल एम एस एस 3.3 गिवन है, तो एम एस एस या एम एस सी ये हमारा 3.3 है, एफ रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो वेराइटी ऑफ बी तो वो हमारा निकलेगा एम एस आर डिवाइडेड बाय एम एस सी, यही फॉर्मूला था ना। ये निकालने के लिए आपको दोनों एफ रेशियो, अगर आपको वेराइटी ऑफ ए का निकालना है, वेराइटी ऑफ बी का निकालना है, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना होता है, मीन सम ऑफ एरर से। तो एम एस आर हमने अभी भी निकाला 340/3, तो वो हो जाएगा हमारा 340 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय एमएससी, एमएससी हमारा कितना है 3.33, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3.33, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 34.03। देखो अब आपको इतना सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन में पहला 340 है, 6 भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आपको चेक करना होगा कि आपका गामा निकल आया है नहीं निकला है, एफ रेशियो, ठीक है। हमें निकालना क्या था लास्ट में, एफ रेशियो निकालना था हमें अपने वेराइटी ऑफ बी का, आपको वेराइटी ऑफ बी में एस एस बी भी नहीं गिवन था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं गिवन थी, हमने वो भी निकाली, उसके बाद हमने उसका मीन वैल्यू भी निकाली, एम एस आर निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी अपनी गामा की वैल्यू एफ रेशियो निकाला, वो कैसे निकलता है हमारा एम एस आर डिवाइडेड बाई एम एस ई, ठीक है। देखो अभी जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी समझ में आएगा, मगर लेकिन जिन्होंने ये अभी टॉपिक पढ़ा हुआ है वो खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट मीडियन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। तो ये आपका क्या होता है, जो आपको अप्रोक्सीमेट मीडियन निकालना हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का विद पैरामीटर लैम्डा, आपको पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का खाली एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है लैम्डा, तो वो आपका निकलता है लैम्डा +1/3 माइनस में 0.02 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो माइनस में 0.02 को ही हम क्या लिख देते हैं, +1/3 माइनस में 1/50, ठीक है। और ये था इसके साथ मल्टीप्लाई में लैम्डा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहीं पे हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कल मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। बाय बाय।